कम उम्र में आपको सफलता मिल जाती है तो क्योंकि स्काई इज द लिमिट, आप हमेशा आगे बढ़िए, नई चीजों के लिए प्रयास करिए और बेहतर के लिए प्रयास करिए। आपका ही चैनल है ये नोमैडिक जेपी नाम से हुआ, ये जो लाइव सेशन हुआ, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि पहले नहीं होती थी। ये रिसेंट में थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है मेरे साथ जय पांडे के साथ फेसबुक लाइव में। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभात यादव। प्रभात यादव इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में वर्ष 2019 की परीक्षा में रैंक 15 प्राप्त कर आज हमारे सामने उपस्थित हैं। अभी रेलवे में कार्यरत हैं। मात्र 22 वर्ष की उम्र में भारत सरकार के 2 प्रतिष्ठित संस्थान IUCL और ONGC में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रभात उत्तराखंड के सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ से मेरे इस न्यूज़ को स्वीकार करने के लिए और हमारे साथियों के साथ लाइव सेशन करके उनको मोटिवेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या बाद में प्लेबैक वीडियो करें, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, विशेषकर जो भी पिथौरागढ़ जैसा आपने बताया वहाँ के जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि व्हाट आर दी रियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर। ओके, जब अपना वो 4 साल का अपना जब UG कोर्स पास करता है, तो डिस्कशन करेंगे हायर स्टडीज़ से लेके PSUs, कैंपस प्लेसमेंट और बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई विल ट्राई टू कवर देम ऑल। धन्यवाद प्रभात। मेरे सभी लोग से दरखास्त है कि सभी लोग मैक्सिमम लोगों तक इस जानकारी को साझा करें, इस सेशन को साझा करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाएं। बहरहाल प्रभात, मैं ये जानना चाह रहा था कि अक्सर 12वीं के बाद ये देखा जाता है AIEEE में अच्छा प्रदर्शन ना हो पाने के कारण हम लोग एक जो हम ट्रेड या एक कॉलेज की तरफ हम जाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। तो क्या ऐसे में एक ट्रेड जिस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस स्ट्रीम की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमें ना मिल पाने के कारण भी अवसर सीमित भविष्य में हो जाते हैं, और क्या भविष्य में आने वाले अवसरों पर भी इन ट्रेड का या इस स्ट्रीम का जो AIEEE में सेलेक्ट होने के बाद हम चुनते हैं उसका फर्क पड़ता है? ये जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये पहले तो जैसे आपने बताया कि कॉलेज अगर मन मुताबिक नहीं मिलता है तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 2011 से 2012 वाला टाइम था जिसमें मैंने तैयारी की थी। उस वक्त AIEEE था, आज वो JEE मेंस है। IIT JEE का एग्ज़ाम था जिसके थ्रू IITs में मिलता है। इसके अलावा और भी अदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स थे इंजीनियरिंग करने के लिए UG के लिए। बिट सैट हुआ, फिर इसके अलावा ISAT हुआ, IISCR एक इंस्टीट्यूट है। तो इन डिफरेंट जगह पहले तो अपना एफर्ट मैंने भी किया था, सभी करते होंगे एस्पिरेंट्स। अगर किसी कारणवश आपको अपना मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जैसे मेरी लिस्ट थी 5-6 एग्ज़ाम्स की, और वो अगर आप प्रॉपरली अगर आप फॉलो करेंगे अपना शेड्यूल 10-12 का, 11-12 का और जो भी बेसिक्स हैं, तो आपको मिल जाएगा। ऐसा भी इतना कोई टफ कॉम्पिटिटिव नहीं है एग्ज़ाम। बट अगर आपको नहीं मिलता है ब्रांच और अगर आपको अपना कॉलेज मुताबिक नहीं मिलता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी अगर आप आसपास देखेंगे, इवन नॉट जस्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में भी जो ऑल इंडिया रैंक 3 है इस बार के, ही वाज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। और इसके अलावा तो एक एग्जाम्पल है, PSU से लेके इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी सारे फील्ड में भी बहुत से लोग हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और डिफरेंट एरियाज़ में। बाकी ब्रांच एज सच है कि ब्रांच का जो स्कोप है बहुत डायनामिक है। एक टाइम था जब मैकेनिकल को एक एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता था। आज के टाइम में CSIT का बहुत बून है। बट वही दिक्कत है कि CSIT के लिए अगर आप आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में एज सच, आप PSUs में आप भी हैं, मैं भी हैं, तो CSIT के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेस हैं एज कम्पेयर टू गाय हु इज़ फ्रॉम सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जो कि मैं हमारी कोर ब्रांचेज हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना जो आपको अपना कैरियर है, आपको किस फील्ड में बढ़ाना है। अगर प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल विच यू वांट और बहुत डायनामिक सी प्रोफाइल चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, फील्ड जॉब में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो CSIT कैन बी अ गुड ऑप्शन। बाकी वरना जो कोर ब्रांचेज हैं इसमें आपकी पब्लिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा खुल जाती हैं। प्रभात, मैं एक चीज जानना चाहूंगा और एक साथी ने भी अभी कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछा है कि कैंपस प्लेसमेंट में किस तरीके की कंपनियां आती हैं और इसमें स्ट्रीम का कितना फर्क पड़ता है। देखिए, कैंपस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रांच से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि यहाँ पे एक रोल आता है कॉलेज का। जैसे हमने अभी अर्लियर बात की थी कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है किसी कारणवश,
तो इट्स ये एक अंडरस्टूड सारी चीज़ है कि इफ़ यू आर फ्रॉम आईआईटी एनआईटी या किसी भी अगर आप एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, बिकॉज कंपनीज का भी आने का एक सर्टेन प्रेफरेंस होता है। द अमाउंट ऑफ कंपनीज जो कि विजिट कर रही होंगी आईआईटी एनआईटीज को एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस हो सकता है कि वो कम हो। और रही बात ब्रांच की, तो देखिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो आपको कैंपस प्लेसमेंट से मिलेगी वो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। कुछ पीएसयूज भी विजिट करते हैं पर बाद में शायद कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी कम देखने को मिली है। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट 80-90% आपका प्राइवेट सेक्टर में होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वाज फ्रॉम एनआईटी जयपुर और ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑटोमोबाइल कंपनी में। और जो मैक्सिमम कंपनी हमारे कैंपस में जिन्होंने विजिट किया था, आपका Hyundai मोटर्स ले लीजिए, टाटा मोटर्स हो गई, हीरो मोटोकॉर्प, Hyundai हो गई, बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज विद अ गुड पैकेज उन्होंने विजिट किया। तो ये अपॉर्चुनिटी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने के लिए फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं, जैसे आप बहुत अच्छे किसी कॉलेज की बात करें, आईआईटी बॉम्बे हुआ, आईआईटी कानपुर हुआ, तो बहुत अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स लाइक डेलॉयट, ईवाई हुई, अर्नस्ट एंड यंग, मैकेंजी हुई, तो ये विजिट करती हैं आपको एक बहुत अच्छे पैकेज पे और बहुत डायनामिक जॉब प्रोफाइल के लिए। कैंपस प्लेसमेंट का एक सर्टेन एडवांटेज ये है कि वहाँ जो आपका कंपटीशन होगा वो आपके ब्रांच के बच्चों से होगा। सो जैसे अगर आप गेट के लिए बैठते हैं तो आपका पैन इंडिया कंपटीशन है, हर स्टेट में कोई ना कोई बैठ रहा है। तो जब कोई कंपनी किसी कैंपस में आती है लाइक इट्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपका जो हमारा जैसे 90 लोग का ग्रुप था जो हुआ एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, तो हमारा कंपटीशन 90 बच्चों में से ही था उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो ये चीज़ है, कैंपस प्लेसमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शन। अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो आई विल से कि आप कोशिश करिए एक अच्छे कॉलेज में और एक अच्छे ट्रेड में अपने जो आपका मनपसंद का हो, सीएस, आईटी या कोई भी कोर ब्रांच हो उसमें आप जाएं। और अपनी अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी भी डिसेंट है एंड इफ यू आर गुड विद कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल, तो आपको आराम से आप बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट पा सकते हैं कैंपस से। एक चीज देखने में आती है हमारे एस्पिरेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए एक विशेष तरीके का लगाव होता है। ऐसे में हम क्या रिसेंट ट्रेंड देखते हैं और सरकारी सेवाओं या पीएसयू सेक्टर में किस तरीके के अवसर देखने को अभी हमारे सामने हैं और क्या रिसेंट ट्रेंड भी डेवलप हो रहे हैं, इस विषय में प्रभात हमें जानकारी कृपया दें। पीएसयूज के बारे में मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 3 साल स्पेंड किया है अराउंड पीएसयूज में, डिफरेंट पीएसयूज में। पीएसयू आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। जनरली जो इंजीनियर्स हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, पीएसयूज के नाम पे सिर्फ इंडस्ट्रियल वाला फेज हमारे दिमाग में आता है। आईओसीएल हुई, ओएनजीसी हुई, एनटीपीसी हुई, भेल हुई। इसके अलावा एक और सेक्टर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, जो कि आईबीपीएस के थ्रू होता है, वो भी एक अदर ऑप्शन है, पर दैट इज ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स। अगर मैं इनकी बात करूं आईयूसीएल और ओएनजीसी जैसे पीएसयूज की, तो दीज आर महारत्ना पीएसयूज। बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल और एक एक्सेलेंट आपको पे मिलती है, आप काफी कुछ सीखते हैं। और अगर इनके रिक्रूटमेंट की बात करूं मैं, तो एक गेट के थ्रू, जो गेट हमारा एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ये आपका ईयरली कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू मैक्सिमम पीएसयूज, मैक्सिमम महारत्ना, नवरत्ना पीएसयूज आपकी इससे अपना रिक्रूटमेंट करती हैं इनके गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके फर्दर इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क के लिए। तो अगर आपको अपना कैरियर पीएसयू में देखते हैं, लाइक जितनी भी नवरत्ना है, महारत्ना पीएसयूज हैं, एनटीपीसी, ऑयल सेक्टर हुआ आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जैसे एनटीपीसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो वो आप गेट के थ्रू एग्जाम अपीयर करके एक अच्छी रैंक, बिकॉज जनरली ये है कि पीएसयूज का प्रेफरेंस फर्स्ट है, उसके बाद लोग एमटेक के लिए ऑप्ट करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी इन द पीएसयूज, आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। मैकेनिकल की बात करूँ तो मैं टॉप 250, टॉप 300 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो फिर इट बिकम्स गुड कि आपका सिलेक्शन पीएसयूज में हो सकता है। इसके बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, यूपीएससी सीडीएस है, आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एफकैट के एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स है, मिलिट्री वाले साइड में अगर आपको जाना है तो। इसके अलावा स्टेट कमीशन आपके वैकेंसी निकालता है, जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। यहाँ भी सेम है, मैक्सिमम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न होता है, 3 टियर एग्जाम है आपके। जनरली सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ गेट। तो अगर आप थोड़े ज्यादा लेबोरियस हैं, जो आप थोड़ी अगर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उस फील्ड में, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज वाला जो एरिया है आपका। मैं देख पा रहा हूँ कुछ पेरेंट्स और कुछ टीचर्स कम्युनिटी के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं अभी फेसबुक लाइव पे और हमको सुन पा रहे हैं। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। और प्रभात, वापस विषय पे जाते हुए मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्योंकि सारी चीज़ें गेट के परीक्षा से ही जुड़ी हैं,
तो ऐसे में गेट की परीक्षा का सही समय क्या हो और किस तरीके की तैयारी की आवश्यकता गेट की परीक्षा में होती है, मैं ये जानना चाहूंगा। और साथ ही कि गेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किस तरीके के अवसर आपके सामने खुल जाते हैं। देखिए जनरली एक ब्रॉड ओवरव्यू से स्टार्ट करता हूँ गेट के। जैसे एज अर्लियर सेट की गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। ये आपका ईयरली कंडक्ट होता है जो आपकी ओल्ड आईआईटीज हैं और आपका जो आईआईटी बैंगलोर है। आई थिंक इन 2021 आईआईटी बॉम्बे आपका कंडक्ट कर रहा है इसको। हमारे वक्त में आईआईटी गुवाहाटी ने किया था, उससे पहले आईआईटी बैंगलोर ने। गेट के थ्रू जो बेसिक स्ट्रक्चर है गेट एग्जाम का वो ये है कि 3 घंटे का इट्स एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि पैन इंडिया में होता है आपके, और 65 क्वेश्चंस आर देयर। सम आर ऑफ 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। अकॉर्डिंगली आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और रिसेंट में गेट का इसलिए ट्रेंड बहुत चला है बिकॉज जब से आपके जो पीएसयूज हैं इन्होंने गेट को एज एक बेंचमार्क मान लिया कि गेट के स्कोर के बेसिस पे हम अपने बच्चों को वैकेंसी के एक सर्टेन रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। सो इसलिए गेट का रिसेंट में ट्रेंड बहुत बढ़ गया। अर्लियर एमटेक अपॉर्चुनिटीज के लिए गेट हमेशा से था और जो प्राइम फोकस है गेट का एक्चुअली वो एमटेक के लिए ही है, बट बिकॉज ये पीएसयू ऐड ऑन हो गया तो इससे कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच से हैं। लाइक मैंने 2017 में जब गेट दिया था तो क्लोज टू 2 लाख पीपल अपेयर हुए थे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो कंपटीशन बहुत हाई है फॉर दैट ब्रांच क्योंकि सीट्स पीएसयू में लिमिटेड है। मेरे हिसाब से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी गेट की, 8 months to 1 year इज मोर देन सफिशिएंट। ये भी बहुत जरूरी है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं उस एक साल में। मैंने 3rd ईयर के एंड में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वैसे मैंने थोड़ा जो भी कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि कोचिंग मटेरियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी कोचिंग को, बट एग्जामिनेशन की ऐसी सर्टेन डिमांड है कि अगर आपके पास एक अपडेटेड सेट ऑफ नोट्स हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है कि आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या क्या टॉपिक्स लीव करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। सो कोचिंग नोट्स प्लस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम टेस्ट सीरीज और आपकी खुद के जो नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, फॉर्मूला कॉपी होंगे। बिकॉज 90% जो गेट का पेपर है आपका एनालिटिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो बहुत जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं गेट में। कंप्लीटली इट्स न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पेपर। जनरली गेट में अगर आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो मैं अगर गेट के 100 मार्क्स को डिवाइड करूं तो आपके 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट का जो कि 15 मार्क्स का आता है। उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जनरल नॉलेज देखी जाती है। फिर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो कि 15 मार्क्स का है। और बाद में आपके 70 मार्क्स हो गए दैट इज डिवोटेड टू योर टेक्निकल सब्जेक्ट। कैन बी मैकेनिकल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाइज, इट कैन बी सिविल फॉर सिविल इंजीनियरिंग गाइज। सो जनरली ये है कि आप मैथ्स में और आपका जो जीएटी वाला पार्ट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिकॉज बेसिक एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है उसमें। बाकी फर्दर टेक्निकल की प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स हुए, आपकी टेस्ट सीरीज हुई, आपको रिपीटेड रिविजन्स की बहुत रिक्वायरमेंट है बिकॉज पेपर का थोड़ा सेट ऐसा है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। 3 घंटे के पेपर से बहुत सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, सो इट बिकम्स वेरी टफ। तो बहुत जरूरी है कि आप रिपीटेड रिविजन्स करें और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ करें। धन्यवाद प्रभात। आप से यह भी जानना चाहूंगा गेट पे जो ट्रेंड एक देखा जाता है कट ऑफ का, कितनी कट ऑफ रहने की एक लक्ष्य हम लेके चल सकते हैं गेट की परीक्षा में और किस तरीके का ट्रेंड पीछे के मुकाबले देखने को मिलता है। देखिए कट ऑफ का ट्रेंड भी जैसे डिपेंड करता है कि फ्रॉम विच ब्रांच यू आर, आप किस ब्रांच से हैं और आप चाहते क्या हैं। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एमटेक एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू पीएसयूज तो आपकी रैंक अगर थोड़ी सी पीछे की तरफ है, लाइक आफ्टर 500 600 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली टॉप कर रहा हूँ उसके बारे में, तो आपके लिए एमटेक की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। बट अगर आपको पीएसयूज आप एम करते हैं, से मैं एग्जाम्पल लूँ अगर ओएनजीसी का, तो हमारे वक्त जो गेट स्कोर कट ऑफ था इट वॉज 825 आउट ऑफ 1000। तो वो कट ऑफ था सिर्फ इंटरव्यू कॉल करने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के वो मेरिट बनाते हैं फाइनली। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप पीएसयूज के लिए ऑप्ट इन कर रहे हैं तो सर्टेनली आपको 3 डिजिट रैंक तो लानी ही पड़ेगी। और अगर आप 250 के अंदर रैंक लाते हैं, मेरे मार्क्स 79.67 थे इन 2017 और इस पे मेरी रैंक 393 थी। और इस पे बहुत डिसेंट सी रैंक है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत बेकार नहीं है। तो बट मेरा इंटरव्यू अच्छा गया आईओसीएल में, ओएनजीसी में, सो लकीली हो गया मेरा। ये लिटरली डिपेंड करता है कि अगर आप पीएसयूज एम कर रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू गेट इनटू टॉप 250 टॉप 200 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यही चीज सिविल में और
कंसाइज हो जाती है, बिकॉज पीएसयूज आपके सिविल ब्रांच में वैकेंसी बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। सिविल के लिए आपकी यूपीएससी में वैकेंसी ज्यादा है, पर गेट में पीएसयूज की तरफ थोड़ी कम है। डिफरेंट पीएसयूज का अपना कट ऑफ है। जनरली आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, दीज आर द पीएसयूज व्हिच आर हाईली सॉट, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर भर जाते हैं। इसके बाद में जो और मिनी रत्ना पीएसयूज हैं, कुछ राइट्स हुई, फिर इरकॉन हुई, और भी बहुत से ऐसे पीएसयूज हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं गेट एग्जाम से पहले, सो अकॉर्डिंगली आप उनके फॉर्म भरेंगे। सो फ्रैंकली नो वन कैन प्रेडिक्ट कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, बट जनरल ट्रेंड है कि आप कट ऑफ छोड़ के आप रैंक अच्छी लाइए विद इन टॉप 250 इफ यू आर गेटिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यस यू आर इन द सेफ साइड फॉर पीएसयूज एट लीस्ट। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीटेक का लाइव सेशन, और हमारे साथ प्रभात यादव मौजूद हैं जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि दो पीएसयूज का अनुभव प्रभात आपको है भारत सरकार के, तो उनके अनुभव हमारे दर्शकों के साथ कृपया आप साझा करें। तो फर्स्टली मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया था इन 2017, हाँ सितंबर 2017 मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया था। अब इंडियन ऑयल में क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। उसके सिलेक्शन रेशियो जो है उसका, आपका 85% आपके गेट मार्क्स का वेटेज है, 15% आपके जीडी, जीटी एंड इंटरव्यू, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। इन तीनों चीज को कंबाइन करके आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट बनती है, और अकॉर्डिंगली आप ऑफिसर पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट था इंडियन ऑयल में, इट वाज मार्केटिंग, और उसमें भी मेरा सेल्स का था। सेल्स में आई वाज इन एलपीजी सेल्स। जितने भी, और जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, बस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, उसमें जितनी भी इंडियन ऑयल की एलपीजी की एजेंसीज हैं, जो भी गैस सिलेंडर आता है आपके घर में, उनके लिए एक सेल्स ऑफिसर नॉमिनेटेड होता है फ्रॉम द कंसर्न कंपनी। तो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 41 के अराउंड एजेंसीज थी, स्पेशली वो सब मैक्सिमम उसमें ग्रामीण क्षेत्र था। तो उसमें जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन गैस एजेंसीज के द्वारा, उनका ऑडिट्स हुआ, उनके इंस्पेक्शंस हुए, ये सब मेरा जनरल एक वर्क प्रोफाइल था। इट वाज काइंड ऑफ अ डाइवर्स जॉब, क्योंकि बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी जैसे आया, बहुत लोग को पता होगा उज्ज्वला योजना के बारे में, उसमें भी एक सेल्स ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही इज अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फॉर दैट पर्टिकुलर योजना फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बलरामपुर का डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर था। तो उसमें जितनी भी आपकी प्रेस विज्ञप्ति होती है कि कितने कनेक्शंस आपके हो गए हैं ऑलरेडी, कितने स्मोकलेस विलेजेस बन गए हैं, किन महिलाओं के घर में चूल्हा और ये आपके सिलेंडर पहुंच गए हैं, इन सबका पूरा डेटा रखना, तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग जॉब है सेल्स ऑफिसर की। बट यही एक डिफरेंस है। आप देखिए पीएसयूज में नो वन कैन डिफाइन, नो वन कैन से कि आपको कौन सी एक पोस्ट मिल रही है। फॉर अ गाय हु इज वर्किंग इन रिफाइनरी इन इंडियन ऑयल, क्योंकि इंडियन ऑयल के 3 बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, रिफाइनरी, पाइपलाइन एंड मार्केटिंग। आई वॉज इन मार्केटिंग सेल्स, समवन कैन बी पोस्टेड एज अ इन रिफाइनरी। उन दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकती है, उनके वर्क कल्चर में, उनकी जॉब प्रोफाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों एक से सेम कंपनी में काम भी नहीं करते हैं, बिकॉज एक आपकी शिफ्ट जॉब है और एक आपका 24/7 ऑन द फील्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी वर्क प्रोफाइल चाहते हैं, आपकी क्या अपनी जॉब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ को सेल्स अच्छी सूट करती है, समवन इज सेटिस्फाइड विद रिफाइनरीज एंड ऑल। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोफाइल मिल रही है और आपका कैसा एक्सपीरियंस होने जा रहा है उस पर्टिकुलर पीएसयू में। मैंने अराउंड 8 मंथ्स काम किया था इंडियन ऑयल में, फिर मैंने स्विच किया था ओएनजीसी में, एंड आई वाज इन ओएनजीसी फॉर अराउंड 1.5 years, पोस्टेड एट जोरहट अंडर योर गाइडेंस। आप ज्वाइनिंग मेंटर थे हमारे। जोरहट में मैंने एज ए डबल ड्रिलिंग ज्वाइन किया था। अब दिस प्रोफाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग इन सेल्स। AEE ड्रिलिंग, ओएनजीसी इज एन अपस्ट्रीम कंपनी, जो आपका जितना भी क्रूड ऑयल की डिमांड होती है, जो नेचुरल गैस की डिमांड होती है, ये फर्दर एक्सट्रैक्ट करके इट गोज वाया मिड स्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम कंपनीज लाइक IOCL, जो कि इसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करके फर्दर उनकी मार्केटिंग होती है। तो नाउ आई वाज इन द अपस्ट्रीम बिजनेस। तो कैसे क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, आई वाज पोस्टेड इन असम, जो असम की आपकी साइट है, वहाँ पे मैं एक रिग पे पोस्टेड था एज एन AEE ड्रिलिंग। सो AEE ड्रिलिंग का वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि यू वर्क इन अ शिफ्ट, और आपका एक पर्टिकुलर क्रू होता है। क्रू मेंबर्स में आपके AEE ड्रिलिंग केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिफरेंट ट्रेड के लोग होते हैं, जिनका अपना अपना एक डिफाइंड एक जॉब रिक्वायरमेंट है। वो अपने कुछ मेंटेनेंस के लिए हैं, कुछ प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए हैं, कुछ प्रॉपर जितने भी बाकी आपके जो ड्रिलिंग के जो आपके काम है मशीनरी वाले, उन ऑपरेशंस के लिए हैं। सो लाइफ वाज प्रीटी मच डिफरेंट व्हाट आई वाज हैविंग इन सेल्स।
उतनी डायनेमिक प्रोफाइल नहीं थी सेल्स जितनी। इसमें वर्क डिफाइनमेंट था फॉर पर्टिकुलर, आप जैसे आपकी जितनी आपकी शिफ्ट का जो आपका ड्यूरेशन है, आपको उसी शिफ्ट में आपको काम करना है, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट आएगी, यू कैन गो टू द होम एंड ऑल। सो बहुत ही एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था मेरा दोनों पीएसयूज में। एंड बट यस, ओएनजीसी में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मेरा जैसे फाइनल गोल मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज था, सो ये भी था कि मुझे जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करनी है बाद में। तो जैसे ओएनजीसी में जैसा मैंने आपको बताया कि आपका एक पर्टिकुलर डिफाइनमेंट है वर्क का, आप 12 आवर्स फॉर 14 डेज यू आर वर्किंग एट फील्ड, उसके बाद आप जब आते हैं तो वो टाइम आपका है। अनलाइक सेल्स, आपको रात में 12 या 2 बजे आपको कॉल नहीं आएगा किसी इंस्पेक्शन के लिए, या कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई सिलेंडर फट गया, तो आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डालनी पड़ती थी उस केस में। तो मेरे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओएनजीसी बहुत सही था। मैं आके अपनी जितनी भी मेरी इंजीनियरिंग सर्विस वाली प्रिपरेशन थी मेरी, वो भी हो पाई, और बाकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स थी वो पर्टिकुलर उस पीरियड में वो भी हो पाई। सो यस, आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आप किसी से भी बात करेंगे तो वो उस बंदे का अपना पर्टिकुलर अपना खुद का परसेप्शन होगा उस पीएसयू को लेके। सो अल्टीमेटली आपकी खुद की चॉइस है कि आप किस पीएसयू में काम करना चाहते हैं, आप क्या प्रोफाइल चाह रहे हैं, डिपेंड्स अ लॉट ऑन ऑल दिस। प्रभात, मैं जानना चाहूँगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज आज के इस हमारे सेशन का एक तरीके से मुख्य बिंदु भी है कि किस तरीके की तैयारी की डिमांड ये परीक्षा करती है, और इस परीक्षा की चरण क्या है, कैसे आखिर इस परीक्षा की तैयारी की जाए। देखिए, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो है आपका 3 टियर में कंडक्ट कराती है अपनी जो जो कमीशन है हमारा यूपीएससी वाला। आपका टियर 1 इज प्रीलिम्स, जो कि पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है। टियर 2 आपका मेंस है, और टियर 3 आपका इंटरव्यू है। एक साल का पूरा प्रोसीजर है आपका। जनरली आपका प्रीलिम्स जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, आपका मेंस आपका जून के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है, और आपका इंटरव्यू इज समवेयर अराउंड इन अक्टूबर एंड सितंबर। ईएससी एग्जाम पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है। इसके थ्रू जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसकी जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उसमें आपको ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। कुछ डिपार्टमेंट्स का मैं जैसे नाम लूँ, जैसे इंडियन रेलवेज, सबको पता होगा इंडियन रेलवेज ने अभी कितना इंपॉर्टेंट काम किया है अभी कोविड में भी, और इसके अलावा भी इंडियन रेलवेज जैसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। सो एक इंडियन रेलवेज ईएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट लेती थी 2019 तक। अभी एक नया एज पर न्यू नोटिफिकेशन ये आया हुआ है कि एक जनरल ट्रेंड जो था रेलवेज में, पहले उसमें 8 सर्विसेज थी, उसके जो 5 सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता था थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एंड जो रिमेनिंग 3 सर्विसेज हैं वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आती थी। दैट वाज ट्रैफिक, अकाउंट्स हैं उसमें। अब एक एज पर न्यू नोटिफिकेशन इन 8 सर्विस को मर्ज करके एक सिंगल कैडर बनाया गया है, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके लिए यूपीएससी अभी नोटिस जारी करेगा अगले साल के लिए। तो अभी नो वन कैन प्रेडिक्ट कि अभी रेलवेज में एंट्री के लिए आपको कौन सा एग्जाम और कैसे देना पड़ेगा। अगर मैं रेलवेज को साइड कर दूं तो बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं हमारे इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, अभी न्यूज़ में जैसे एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है दिल्ली में, जो पार्लियामेंट की आपकी जो नई जो बिल्डिंग बन रही है, आपका जितना भी जो वहाँ पे रिनोवेशन का काम है, दैट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स। इसके अंतर्गत आपकी आती है सीपीडब्ल्यूडी, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इसमें अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए एज अ ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एक गवर्नमेंट की और स्कीम है जल जीवन मिशन करके, उसके अंतर्गत आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और उसकी जो नोडल एजेंसी है आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके लिए भी अगर आपको इसमें भी आना है तो फॉर दैट ऑल्सो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। और अभी जैसे रिसेंट में बहुत न्यूज आ रही है, जो क्लैशेस हो रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे, एलएसी बॉर्डर पे, जो गलवान वैली वाला इशू है, या जो रोड है आपकी दौलत बेग से लेके जो दुर्मुख तक गई है, जो कि फर्दर आपकी काराकोरम पास में कनेक्ट होती है। तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, आप बहुत से लोग ले गए होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक ट्रिप पे, तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं आपके, जो कि जो बहुत जो रफ टेरेंस है, वहाँ पे जितना भी रोड्स का निर्माण होता है वो आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसके लिए भी रिक्रूटमेंट तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है, मैकेनिकल, सिविल और बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड हैं इसमें। एक इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है विच वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, वो अभी एक अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस है, बाकी मैक्सिमम सर्विसेज आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। और ये तो मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, इसके अलावा इंडियन रेगुलेटरी सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आपकी सेंट्रल पावर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऐसे बहुत से अदर डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। अब मैं अगर इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो हल्का सा वाइड स्कोप है एज कम्पेयर टू गेट। आपको इसमें बुक्स
को रेफर ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, गेट से बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, और 3 टीयर्स में भी एग्ज़ाम है, तो एक पेशेंस भी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप कई हो सकता है कि आप प्रीलिम्स निकाल लें, मेंस निकाल लें, फिर अगर किसी कारणवश आपका अगर इंटरव्यू में ना हो पाए तो वो साइकिल दोबारा रिपीट होती है अगले साल। तो बहुत पेशेंस की इसमें रिक्वायरमेंट है। पर एक चीज़ ये अच्छी भी है जो मुझे पर्सनल लेवल पे फील होती है, लाइक अनलाइक गेट जो कि सिर्फ एक 3 आवर्स का गेम है आपका, अगर उस 3 घंटे में कोई भी दिक्कत हुई तो वो पूरा साल आपका दोबारा आपका रिपीट होना पड़ेगा फॉर गेट। पर इंजीनियरिंग सर्विस में इफ कोई अगर ऐसे हालात होते हैं कि आपका प्री बहुत अच्छा नहीं गया है, आप जस्ट बॉर्डर पे क्वालिफाई कर रहे हैं, सो यू कैन इजीली कवर इट इन मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि जो मेरिट बनती है आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं। इन सिविल सर्विसेज आपका प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग है, बट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके प्रीलिम्स के भी नंबर जुड़ते हैं। तो समवन फील कि ही इज गुड इन ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग होते हैं लाइक ब्लेस्ड लोग होते हैं कि वो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स हुई, ये सब हुई, तो दे आर एबल टू परफॉर्म गुड इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा फील्ड स्ट्रांग है, और आपका पूरा ऑल टुगेदर आपका पूरा एफर्ट काउंट होगा आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। तैयारी के स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया कि बहुत सिलेबस बहुत वाइड है, आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम नोट्स एंड ऑल। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है नेट पे, गाइडेंस बहुत है, बहुत से टॉपर्स ने दिया है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने भी एक ब्लॉग लिखा है exambazaar.com पे, उसमें मैंने जो बुक्स रेफर की है वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका मैं लिंक आपको बता दूंगा, आप उस पर अकॉर्डिंगली शेयर कर सकते हैं। बाकी एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप इंजीनियरिंग सर्विस का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज का मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ फॉर गेट ऑल्सो और फॉर एएससी ऑल्सो, बिकॉज ट्रस्ट में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने साथ करेंगे इस प्रिपरेशन के, जितना भी आपका बड़ा फेज है ये। क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप जिन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं वो वही एस्पिरेंट्स है जो कि एक्चुअल एग्जाम में आएंगे आपके साथ। सो इट्स बेटर कि आपको ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस आप ट्रेस करते रहें कि अभी इस मंथ तक मैं इनमें यहाँ स्टैंड करता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। अपने टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट आप जाएं और दे के आ जाएं जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से आप गेट और ईएससी दोनों में अबाउट 20-30 मार्क्स लूज करेंगे ही करेंगे, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आप हटा सकते हैं। बाकी कोर्स कवरेज हुआ और ये सब हुआ वो तो एक अलग टास्क हुई है आपका। तो टेस्ट सीरीज इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आपको एज एन स्टूडेंट करना पड़ेगा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और किसी भी एग्जाम के लिए है, आईआईटी जेई हुआ, सिविल सर्विस हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस हुआ, गेट हुआ, किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अब तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो आपको सेंटर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, आप अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस उस पर आप ट्रेस करिए, आप देखिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं विद टाइम एंड इम्प्रूव इट। इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है विद टाइम। जो भी लोग अभी हमसे जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे, मैं उन्हें बताना चाहूंगा आज हमारे साथ प्रभात यादव मौजूद हैं और हम अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीटेक विषय पे आज ये सेशन ले रहे हैं। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 15 पिछले वर्ष हासिल की है। और चूंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रभात, ऐसे में मैं जानना चाहूंगा आपसे युवा पीढ़ी के लिए वो सुझाव जो आपके अंदर मौजूद है, जो आप देना चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी को। देखिए एडवाइस तो जैसे मेरा जितना भी पूरा बैकग्राउंड है प्रॉपर इन कंपटीशन एग्जाम्स में ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर ट्रिपल ई से लेके फिर गेट एग्जाम, फिर अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो मैंने जनरली फील किया है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं सच, जैसे सारे एग्जाम्स हुए आपके आईआईटी है, ट्रिपल, सारे एग्जाम बहुत डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट होता है इस चीज़ में, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, हार्ड वर्क होता है, डेडिकेशन है, जितने भी आप लगा सकते हैं इसमें भी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है बहुत मोनोटोनस हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि लिटरली जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो इट वाज आल्सो अलोंग विद द जॉब, तो ऐसा मेरा एक शेड्यूल बन गया था कि जॉब की, फिर आए घर पे, वहाँ पे असम में जो हमारा जो जहाँ पे हमारा एकोमोडेशन था, फिर खाना खाया, फिर पढ़े, फिर सो गए। सो प्रॉपर लाइफ ऐसी हो गई थी 2-3 महीने के लिए, तो इट बिकम्स मोनोटोनस। तो आपको लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, एग्जाम की तैयारी चल रही है, कुछ मस्ती नहीं हो रही है, कुछ दोस्तों के साथ घूमना फिरना कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा एक फनी साइड रखें अपना प्रिपरेशन के वक्त में। so, मेरा था कि आई यूज्ड टू टॉक विद फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल ओवर इट। बाकी
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप अपनी होप खत्म कर दें कि नहीं अब तो कोई वो नहीं है। मेरा भी ये थर्ड अटेम्प्ट था, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। मैंने 2017 में दिया, 18 में दिया और मैं डिफरेंट स्टेजेस पे फेल भी हुआ, बट इट वाज इन 2019 की निकला विद गुड रैंक कि मुझे मेरा प्रेफर्ड डिपार्टमेंट मिल गया, वो भी अलॉन्ग विद जॉब। सो चीज़ें होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें हो जाती हैं फाइनली अगर आपका एफर्ट इन राइट डायरेक्शन है तो। और एक दूसरी एक एडवाइस है जो मैंने लिटरली बहुत सुनी भी है और मैं उससे मतलब एग्री नहीं करता हूँ। बाकी एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि आप जैसे ग्रेजुएट हो रहे हैं एट द एज ऑफ 21 या 22, जनरल एवरेज एज आपकी ग्रेजुएशन की यही है, स्पेशली फॉर अ बीटेक ग्रेजुएट। तो एक आता है कि जल्दी से जल्दी जॉब ज्वाइन कर लो या स्टार्टअप या कोई सा भी फील्ड हो, जल्दी से जल्दी आप 22-23 आप जल्दी से ज्वाइन कर लो सो दैट आपके पास एक बहुत लंबा एज गैप रहे, लाइक 38 ईयर्स या 37 ईयर्स ऑफ सर्विस। देखिए अगर मैं अपना एग्जांपल कोट करूं तो व्हेन आई वाज इन आईयूसीएल तो मेरे पास 38 ईयर्स की सर्विस थी अगर मैं आईयूसीएल में ही रहता, और अगर मैं मतलब थोड़ा अच्छे से काम करता है एंड ऑल्सो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल बहुत ज्यादा होती हैं। और एज इज डेफिनेटली अ गुड फैक्टर इफ यू आर एमिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड दीज दीज गवर्नमेंट जॉब्स। सो बट मैंने चुना कि नहीं, मुझे अभी और मुझे लगता है कि शायद मैं और एग्जाम्स निकाल सकता हूँ या आगे मैं यूपीएससी ईएससी में अपना फ्यूचर देखता हूँ, तो भी स्पेसिफिक रेलवेज में देखता हूँ। सो अब आई विल बी ज्वाइनिंग रेलवेज एट द एज ऑफ 25। तो अब वो जो 3 साल का जो डिफरेंस है अब वो यहाँ पे काउंट होगा कि आई विल बी सर्विंग मैक्सिमम फॉर 35 प्रोवाइडेड आई स्टे विद रेलवेज फॉर द रेस्ट पीरियड। मतलब कि टिल 60 ईयर्स के लिए अगर मैं रुकता हूँ तो रेलवेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से समझना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको 22 एज में आपको कोई चीज मिल गई है, आपको अर्ली एज में आपको कोई जॉब मिल गई है, आपको स्टार्टअप आपका सक्सेसफुल हो गया है तो आप आगे प्रोसीड करना छोड़ दें, बिकॉज नो वन नोस कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी आप रिसेंट में भी देखिए तो ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बहुत से आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि एट द एज ऑफ 40-45 वीआरएस लेके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग हुआ, कोरा पे राइटिंग का हुआ, या बहुत सी चीजें, ब्लॉगिंग का बहुत अच्छा अभी कल्चर चल रहा है। तो आपको नहीं पता कि एट द एज ऑफ 40-45 और क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेजेंट में जिए, उतना आगे का मत सोचिए कि यार मैं अपना एज का एडवांटेज लूज कर दूंगा या पता नहीं आगे मेरी अपॉर्चुनिटीज कहीं कुछ कम ना हो जाए। इट्स डेफिनेटली फाइन अगर आप 25 में ज्वाइन करते हैं, 30 में ज्वाइन करते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप नो वन नोज के आगे, क्योंकि बहुत से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इवन इन रेलवे भी बहुत से रिफॉर्म आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं, नो वन नोज। सो प्रेजेंट में जिए और ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट अभी कंपटीशन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए, एज एन एस्पिरेंट चीजों को सोचिए जब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। देन व्हेन यू विल जॉइन द सर्विसेज देन यू विल वर्क एज एन ऑफिसर एंड ऑल, तो वो बाकी चीजें बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। और जो कि आपने चीज बताई कि एफर्ट करते जाइए और चीजें हो जाएंगी, कहीं ना कहीं चीजें हो जाती हैं, और लगातार प्रयास करिए। और अगर आप कभी असफल भी होते हैं, असफलता का लगातार भी आपको दौर देखना पड़ता है, तो आप हिम्मत मत हारिए। दूसरी चीज, अगर कम उम्र में आपको सफलता मिल जाती है तो क्योंकि स्काई इज द लिमिट, आप हमेशा आगे बढ़िए, नई चीजों के लिए प्रयास करिए और बेहतर के लिए प्रयास करिए। देखिए लास्ट तो मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कि अभी बहुत सी अदर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जैसे आपका ही चैनल है ये नोमैडिक जेपी नाम से हुआ, ये जो लाइव सेशन हुआ, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि पहले नहीं होती थी। ये रिसेंट में थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। मैंने एक पहले का भी इससे तो पहले का जो सेशन था ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस, मैंने वो भी देखा था। तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है। और मैं तो बोलूंगा कि आप जो आपका चैनल है यूट्यूब वाला उसको आप सब्सक्राइब करें, जो भी लोग देख रहे हैं उस पर बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री ऑन कश्मीर इशूज। आई थिंक इट्स आफ्टर जब वो आपका आर्टिकल खत्म हो गया 370 वाला, उसके बाद की शायद वीडियोज हैं, आई एम नॉट श्योर, उसके बाद की शायद वीडियोज हैं वो सारी। हाँ, तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 2 वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और मैं आशा करता हूँ कि आगे और भी अदर एस्पिरेंट्स आएंगे, डिफरेंट फील्ड से आएंगे, जो कि अपने अनुभव साझा करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे साथ प्रभात यादव जी मौजूद थे, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 15 पिछले वर्ष लाए हैं और अभी रेलवे सर्विसेज में कार्यरत हैं। दोस्तों, एक निवेदन है आप लोगों से कि जिस तरीके के कार्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि
यूथ के अंदर एक रिफॉर्म की जो एक कड़ी हम मोटिवेशन लेक्चर और करियर गाइडेंस के माध्यम से लाना चाह रहे हैं, उसमें आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। अधिकतम लोगों तक इस जानकारियों को साझा करिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो काफी हद तक बोझिल हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए जिन लोगों को उनकी जरूरत है उन तक आप ये जानकारी साझा करिए। और कहीं ना कहीं ये हमारा भी एक मोरल बूस्टअप करता है दोबारा और बेहतर करने के लिए। जब आप लाइव सेशन में आते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक यूथ प्लेटफॉर्म संकल्पना फाउंडेशन के रूप में हमने जो बनाया है, एक सुधार की तरफ आगे बढ़ने की दिशा की तरफ दिखाते हुए हम लगातार इसमें नई नई कड़ियों को पेश आपके सामने करेंगे। और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए और इन जानकारियों को महत्तम लोगों तक साझा करते रहिए। आज हमने जिस विषय पे बात की, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीटेक विषय वो था, और आगे आने वाले समय में हम और भी इस तरीके के लाइव सेशन करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।